गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार आपके 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। 8th चैप्टर विटामिन हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। विटामिन में हमने वसा में घुलनशील विटामिन पूरे पढ़ लिए हैं, हमारे लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इन दिनों हम जल में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे हैं, और जल में घुलनशील में हमने विटामिन सी कंप्लीट कर लिया। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो जल में घुलनशील विटामिन है उसके बारे में इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेरिडॉक्सिन और पेंटोथेनिक एसिड, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम जो विटामिन बी पढ़ रहे हैं वो एक है बायोटीन और दूसरा फॉलिक अम्ल। दोनों ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आते हैं, मतलब हम इनको विटामिन बी ही कहते हैं। तो पहला विटामिन बी जो है वो हम पढ़ रहे हैं बायोटीन। बायोटीन विटामिन बी होता है, जल में घुलनशील होता है, और जो कच्चे अंडे में एक तत्व पाया जाता है उसे कहते हैं एविडीन। और ये जो एविडीन होता है वो इस बायोटीन को बांध के रख लेता है, मतलब इसको इसकी अनअवेलेबिलिटी हो जाती है हमारे शरीर के लिए। जब हम कच्चा अंडा खाते हैं तो कच्चे अंडे से एविडीन अंदर चला जाता है, तो वो एविडीन इस बायोटीन को, मतलब अगर हमने बायोटीन के सोर्सेज खा के और बायोटीन शरीर में ले रखा है तो ये क्या करेगा, एविडीन की बायोटीन को बांध लेगा, हमारे लिए अनअवेलेबल कर देगा और हमें बायोटीन नहीं मिलता है। लेकिन जब हम अंडे को गर्म करते हैं, मतलब हीट देते हैं, कोई भी चीज़ हम अंडे की गर्म करके जो बनाते हैं, अगर हम उसका ऑमलेट बनाएं या उबालें या कुछ भी बनाएं तो उसमें एविडीन नहीं होता। और उस अंडे को जब हम खाते हैं तो एविडीन नहीं होगा, और बायोटीन जो हमें हमारे शरीर के अंदर गया हुआ है वो हमारे लिए अवेलेबल रहता है। फिर बायोटीन के अगर हम सोर्सेज देखते हैं तो सूखा खमीर, मतलब ड्राई ईस्ट, यकृत, चावल की ऊपरी परत, मूंगफली, सोयाबीन, दालें, अंडा और साबुत अनाज, मतलब गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा वगैरह, उनमें बायोटीन अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है आरडीए। बायोटीन हमें पूरे दिन भर में कितना चाहिए? शिशुओं के लिए 10 से 15 माइक्रोग्राम प्रतिदिन बायोटीन चाहिए होता है। बालकों के लिए, भले वो 1 साल से लेके और 18 वर्ष के बच्चे हैं, तो उनके लिए 20 से 40 माइक्रोग्राम प्रतिदिन बायोटीन चाहिए। और वयस्क, वो स्त्री हो या पुरुष, और इसमें गर्भवती या धात्री जो भी महिलाएं हैं सभी के लिए 50 से 60 माइक्रोग्राम प्रतिदिन बायोटीन की आवश्यकता होती है। फिर बायोटीन के हम फंक्शंस देखते हैं कि बायोटीन के क्या कार्य हैं। बायोटीन हमारे शरीर में त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है, और हमारे शरीर में जो आरएनए और डीएनए होते हैं, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए दोनों ही हमारी कोशिकाओं के जो केंद्रक वाला भाग है उसमें पाया जाता है, और ये वंश के गुणों को इधर से उधर ले जाता है। डीएनए जो है ये गुणसूत्रों के जो जीन्स होते हैं उनके ऊपर चिपका हुआ होता है, और जो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी कोशिका के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री होती है, मतलब प्रोटीन जो निर्मित होके और पूरी कोशिकाओं को और शरीर को जाता है वो आरएनए में होता है। तो आरएनए और डीएनए का अंश होता है, एक पार्ट होता है बायोटीन, मतलब बायोटीन आरएनए और डीएनए को बनाता है। और कई सारी जो चयापचयी क्रियाएं होती है, कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें बायोटीन सहायता करता है। कई सारी चयापचयिक क्रियाओं में बायोटीन सहायक होता है, ये इसके कार्य हैं। नेक्स्ट हम लेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ बायोटीन। बायोटीन अगर हम नहीं खाते हैं तो क्या हो जाता है? तो डेफिशिएंसी तब होगी जब हम कच्चा अंडा बहुत अधिक खाते हैं। अभी मैंने बताया था कि कच्चा अंडा खाने से एविडीन नामक तत्व अंदर आ जाता है, तो अगर एविडीन ज़्यादा आ जाता है तो वो बायोटीन को अवशोषित नहीं होने देता, मतलब हमको अवेलेबल नहीं होने देता, हमारे लिए वो अनअवेलेबल हो जाता है, तब वो डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है। जब इसकी कमी हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं?
तो सिम्टम्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं बायोटीन की कमी के। त्वचा पीली पड़ जाती है, त्वचा पर झुर्रियाँ आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, थकान रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, दिमागी तनाव होता है, रक्त अल्पता यानी खून की कमी एनीमिया रोग हो जाता है, हृदय की बीमारियां हो जाती है और हाथ और पैर पे स्किन डिजीजेस चर्म रोग हो जाते हैं जब बायोटीन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। तो इस प्रकार बायोटीन के सोर्सेज, आरडीए, फंक्शन यानी कार्य और डेफिशिएंसी सिम्टम्स ये कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट विटामिन बी फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉलिक एसिड जो होता है वो भी एक प्रकार का विटामिन बी होता है, जल में घुलनशील होता है और फॉलिक एसिड जिन सोर्सेज में मिलता है वो है सूखा खमीर, ड्राई ईस्ट, अंडा, लिवर यानी यकृत, मीट यानी मांस, दूध, मूंगफली, सोयाबीन, संपूर्ण अनाज, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, पालक, चना, गेहूं, दालें, इन सब स्रोतों के द्वारा हमें फॉलिक एसिड हमारे शरीर में प्राप्त होता है। ये भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमें फॉलिक एसिड देते हैं। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक है फॉलिक अम्ल के कार्य, फंक्शंस ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के फंक्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि फॉलिक एसिड हमारे शरीर में प्रोटीन के चयापचय में मदद करता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में फॉलिक एसिड हेल्प करता है। कुछ हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं उनको क्रियाशील बनाने के लिए भी फॉलिक एसिड जिम्मेवार होता है। मतलब फॉलिक एसिड जो है, कुछ हार्मोन्स होते हैं वो अक्रियाशील रूप में होते हैं, उन अक्रियाशील को क्रियाशील बनाने के लिए फॉलिक अम्ल काम आता है। फिर हमारे शरीर में डीएनए का निर्माण भी फॉलिक अम्ल करता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स के अंदर डीएनए एक पार्ट होता है और डीएनए को फॉलिक अम्ल बनाता है। उसके अलावा ये फॉलिक एसिड विटामिन B12 यानी साइनोकोबालेमिन के साथ मिलकर आरबीसी का निर्माण करता है हमारे अस्थि मज्जा के अंदर। जो बोन मैरो होती है तो उस अस्थि मज्जा के अंदर फॉलिक एसिड जो है वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है विटामिन B12 के साथ मिलकर। और विटामिन B12 का निर्माण करने के बाद में अगर वो बड़ी होती हैं तो आरबीसी तो बिल्कुल छोटे छोटे शेप की होती हैं, उनका आकार छोटा होता है, तो उनका परिपक्व होना, उनका डेवलप होना मतलब वो जो बड़ी आकार है वो छोटा हो जाना। तो फॉलिक अम्ल आरबीसी का निर्माण भी करता है और आरबीसी को परिपक्व भी करता है। मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी जो है उसके लिए भी फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फॉलिक एसिड में आरडीए ऑफ फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल की दैनिक आवश्यकता। फॉलिक अम्ल हमें बहुत ज़रूरी है प्रतिदिन खाना, क्योंकि अगर फॉलिक एसिड नहीं खाएंगे तो आप ये देखिए कि आरबीसी बन रही थी तो आरबीसी नहीं बनेगी, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, डीएनए नहीं बनेगा या फिर हार्मोन्स क्रियाशील नहीं होंगे। तो इसलिए हमें आरडीए इसकी दैनिक आवश्यकता बहुत ध्यान से पढ़नी है और इसको ध्यान से इसके सोर्सेज लेने हैं, क्योंकि कई लोगों को फॉलिक एसिड की कमी होने के कारण एनीमिया हो जाता है। तो आरडीए जो है फॉलिक एसिड के वो कुछ इस तरह से हैं कि पुरुष, भले वो सामान्य पुरुष है, हल्का कार्य करने वाला, मध्यम कार्य करने वाला, भारी कार्य करने वाला, तीनों ही तरह के पुरुष को 100 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। सामान्य महिला, हल्का कार्य करने वाली, मध्यम कार्य करने वाली, भारी कार्य करने वाली सभी महिलाओं के लिए 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है और धात्री अवस्था में महिलाओं को 150 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से 1 साल तक का बेबी, 0 माह से 12 माह तक का जो शिशु होता है उसको 25 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए 30 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड चाहिए, 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए
40 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड प्रतिदिन चाहिए और 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए 60 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड प्रतिदिन आवश्यक होता है। 10 से 12 वर्ष के बालक, भले वो लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए ही 70 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष के किशोर, भले वो किशोर है या किशोरी या लड़का है या लड़की, उनके लिए 100 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। और 16 से 18 वर्ष के किशोर, वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए 100 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की हमें दैनिक आवश्यकता होती है। ये सब आरडीए और फॉलिक एसिड हुआ। और लास्ट इसका सब टॉपिक है फॉलिक एसिड का, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फॉलिक एसिड, कमी के प्रभाव। फॉलिक अम्ल की कमी के प्रभाव, जब फॉलिक एसिड नहीं होगा तो हमारे शरीर में कुछ इस तरह के लक्षण होंगे। एनीमिया हो जाएगा यानी रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाएगी, जीभ पर छाले हो जाते हैं और दस्त यानी डायरिया, अतिसार हो जाता है। फॉलिक एसिड की कमी से चूँकि अपचन हो जाता है तो डायरिया यानी दस्त हो जाती है। पाचन शक्ति उनकी बहुत कमज़ोर हो जाती है और चूँकि पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है, उसमें छोटी आंत भी आ रही है पूरे पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो पाचन शक्ति कमज़ोर होने के कारण जो दूसरे हम भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स, उन पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रिया भी बहुत कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो अभी जो हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुछ विटामिन पढ़े वो हैं बायोटीन और फॉलिक एसिड। बायोटीन जो है वो विटामिन बी होता है, जल में घुलनशील होता है। कच्चे अंडे में एक तत्व एविडीन पाया जाता है, वो एविडीन इस बायोटीन को हमारे अंदर अवेलेबल नहीं होने देता, मतलब उसको बांध के रख लेता है और अवशोषित नहीं होने देता। लेकिन जब कच्चे अंडे को हम पका लेते हैं तो वो एविडीन नष्ट हो जाता है और बायोटीन हमें मिल जाता है। बायोटीन हमें सूखा खमीर, यकृत, चावल की ऊपरी परत, मूंगफली, सोयाबीन, दालें, अंडे और संपूर्ण अनाज में मिलता है। और बायोटीन का जो पूरे दिन की दैनिक आवश्यकता है वो शिशुओं में 10 से 15 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आवश्यक होती है। बालकों के लिए 20 से 40 माइक्रोग्राम प्रतिदिन चाहिए और वयस्क महिला हो या पुरुष, उनके लिए 50 से 60 माइक्रोग्राम प्रतिदिन बायोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सब टॉपिक है इसमें फंक्शंस ऑफ बायोटीन। बायोटीन हमारे शरीर में त्वचा को स्वस्थ रखता है, आरएनए और डीएनए को बनाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों तत्वों को बायोटीन बनाता है हमारे शरीर में और हमारे शरीर की कई सारी चयापचयी क्रियाएं जो है उनको करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ बायोटीन। बायोटीन की डेफिशिएंसी यानी कमी तब होती है जब कोई व्यक्ति रोज कच्चा अंडा खाता है। कच्चा अंडा खाने से उसमें एविडीन आ जाता है। एविडीन जो है वो बायोटीन को बांध लेता है यानी उसको अनअवेलेबल कर देता है, तो बायोटीन की कमी होती है, अदरवाइज नहीं होती। लेकिन अगर बायोटीन की कमी है तो कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे त्वचा पीली पड़ जाती है, त्वचा पर झुर्रियाँ आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, शरीर में थकान होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, रक्त अल्पता हो जाती है, दिमागी तनाव होता है और हृदय की बीमारियां हो जाती है। हाथ और पैर पे जो त्वचा होती है उस पर रोग हो जाता है, हाथ और पैर पे स्किन डिजीजेस हो जाती है। फिर नेक्स्ट विटामिन बी, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आता है। इसके सोर्सेज अगर हम देखते हैं तो ड्राई ईस्ट यानी सूखा ईस्ट, अंडा, लिवर यानी यकृत, मीट, दूध, मूंगफली, सोयाबीन, संपूर्ण अनाज, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, दालें, चना और पालक में बहुत अच्छी मात्रा में हमें फॉलिक एसिड मिलता है। फॉलिक एसिड का नेक्स्ट फंक्शंस है। फंक्शंस, फॉलिक एसिड हमारे शरीर में कई कार्य करता है, जैसे प्रोटीन के चयापचय में मदद करता है, हार्मोन्स को क्रियाशील बनाता है हमारे शरीर में और डीएनए का निर्माण करता है और विटामिन B12 के साथ मिलकर ये हमारी अस्थि मज्जा में आरबीसी को बनाता है, निर्माण करता है और आरबीसी को परिपक्व भी करता है। फिर फॉलिक एसिड का आरडीए कुछ इस तरह से है, पूरे दिन भर में पुरुष को, महिलाओं को, वो कोई सा भी कार्य करने वाली हों, दोनों को ही 100 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है।
गर्भवती माता को 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की ज़रूरत है। धात्री अवस्था में 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की आवश्यकता है। जो 1 साल तक का बच्चा है, 0 माह से 12 माह तक के बच्चे को 25 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड चाहिए। 1 से 3 वर्ष में 30 माइक्रोग्राम, 4 से 6 वर्ष में 40 माइक्रोग्राम और 7 से 9 वर्ष में 60 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। और 10 से 12 वर्ष का लड़का या लड़की हो तो 70 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष का लड़का और लड़की, 16 से 18 वर्ष का लड़का और लड़की, इन सभी को 100 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। लास्ट है कमी के प्रभाव, फॉलिक अम्ल के कमी के प्रभाव, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फॉलिक एसिड। जब फॉलिक एसिड हमारे शरीर में कम हो जाता है तो रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, जीभ पर छाले हो जाते हैं, डायरिया यानी दस्त लगा हुआ रहता है, अतिसार हो जाता है और पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और पाचन शक्ति कमज़ोर होने के कारण जो हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनकी अवशोषण क्रिया भी धीमी हो जाती है। इस तरह से ये विटामिन बी, बायोटीन और फॉलिक एसिड के बारे में था। थैंक यू।